सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है शिक्षक का गौरव। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे इस अध्याय का सार। अध्यापक सदा ही अपने उच्च सामाजिक मूल्यों और नैतिकता के आचरण के कारण समाज में सम्मान पाते हैं, जबकि दरोगा और मुंशी जी के प्रति लोगों के मन में सम्मान की भावना उत्पन्न नहीं होती। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। नौकरी तो कर ली, पर सदा पछताया करते कि कहाँ फंसे। यदि कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं। वे भी इधर आए उधर गायब, ना खाने का ना सुख ना पहनने का आराम। तो हम क्या देखते हैं कि अब पंडित चंद्रधर जो है वो स्कूल में अध्यापक हैं, यानी वो पढ़ाते हैं। तो वो नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन वो उस नौकरी से पछता रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो कहाँ आकर फंस गए हैं। वो क्या सोच रहे हैं कि अगर वो कहीं और नौकरी करते तो कम से कम उन्हें उनके हाथ में 4 पैसे तो आते अब, और वो अपना जीवन जो है वो आराम से व्यतीत करते। और यहाँ पर यानी जो जहाँ पर वो पढ़ा रहे हैं, वो वहां पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद 15 रुपए मिलते हैं, और उसमें से भी वो कहाँ इधर उधर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ना खाने का सुख है, ना पहनने का आराम है। तो वो अपनी इस नौकरी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, वे थाने में हेड कांस्टेबल थे। दूसरे मुंशी बैजनाथ, वे तहसील में सियाहेनवीस थे। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कोई अधिक नहीं था, तब भी उनकी जिंदगी चैन की और सुखमय थी। संध्या को वे कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। घर में कुर्सियां, मेज, गलीचे आदि थे। सारे मोहल्ले में उनका रौब था। उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते। उनके 4 पैसे की चीज एक में लाते। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता। पंडित जी उनके ठाट बाट देखकर कुड़ते और अपने भाग्य को कोसते। दोनों पंडित जी को भी कभी आटा, कभी दूध और कभी सब्जी भेज देते। उन्हीं के कारण कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते थे। पंडित जी को दोनों के लड़कों को पढ़ाना पड़ता। कभी कभी वे पंडित जी से कुछ कह भी देते, पर पंडित जी मन मार कर रह जाते। बेचारे अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते। इस सब से निकलने के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामदी की, पर कुछ ना हुआ। अंत में हार कर बैठ गए। इतना सब होने पर भी वे ठीक समय पर जाते, देर से घर आते, मन लगाकर पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे। साल में कुछ इनाम देते और वेतन बढ़ाने का जब भी अवसर आता उनका विशेष ध्यान रखते थे। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता था। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे। तो पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह है, जो थाने में हेड कांस्टेबल है। दूसरे हैं मुंशी बैजनाथ, जो तहसील में सियाए नवीस थे। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कोई अधिक नहीं था, मतलब उनका भी वेतन जो था उतना ही था, लेकिन उनकी जिंदगी जो थी वो चैन से गुजरती थी, क्योंकि वो क्या करते थे, संध्या को वे कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। घर में कुर्सियां, मेज, गलीचे सब कुछ था, और सारे मोहल्ले में उनका बहुत ज्यादा रौब था, यानी कि सब लोग उनसे बहुत ज्यादा डरते थे। और उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए उठकर उन्हें सलाम करते थे। उनके 4 पैसे की चीज एक में लाते थे। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिल जाता था। और पंडित जी उनके ठाट बाट को देखकर बहुत ज्यादा कूटते थे, उन्हें गुस्सा आता था। लेकिन वो दोनों आदमी क्या करते थे, कभी कभी पंडित जी को आटा, कभी दूध, सब्जी ये सब भेज देते थे। उन्हीं के कारण कभी कभी पंडित जी को दूध दही के दर्शन हो जाते थे। पंडित जी को दोनों के लड़कों को पढ़ाना पड़ता था। कभी कभी वे पंडित जी से कुछ कह भी देते थे तो वो मन मार कर बैठ जाते थे, कुछ नहीं बोल पाते थे। तो इसी के कारण उन्होंने क्या किया था, प्रार्थना पत्र लिखा था, अफसरों की खुशामदी की, पर कुछ नहीं हो पा रहा था। अंत में हार कर वो बैठ गए। इतना सब होने के बाद भी
वो ठीक समय पर विद्यालय जाते, बच्चों को पढ़ाते और फिर रात को देर से घर आते। तो ये सब देखकर वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे। वहाँ के अफसर जो होते थे बहुत ज़्यादा खुश होते थे, साल में कुछ इनाम भी उन्हें देते थे। वेतन बढ़ाने के समय उनका अच्छे से ध्यान भी रखते थे, वेतन बढ़ाया भी जाता था और बस्ती के लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट थे और पाठशाला के जो लड़के थे वो भी उनका बहुत ज़्यादा आदर करते थे, उन पर जान देते थे। कोई उनके घर का पानी भर देता था, कोई उनकी बकरी के लिए पत्ती ले आता था। तो इस प्रकार की चीज़ें लोग उनके लिए करते थे और पंडित जी के लिए भी ये बहुत समझा जाता था। पंडित जी भी इस चीज को बहुत मानते थे। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की सलाह की। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा। पंडित जी ने मना किया, परंतु जब उन लोगों ने खर्च देना स्वीकार किया तो पंडित जी इनकार ना कर सके। बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी। ये लोग खा पीकर स्टेशन पर जा बैठे। जिस समय गाड़ी आई, चारों ओर भगदड़ सी मच गई। हजारों यात्री जा रहे थे। उस उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे। वे एक डिब्बे में बैठे। अब एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या जाने का सोचा। अयोध्या की यात्रा की सलाह सोची तो पंडित जी को भी उन्होंने साथ चलने के लिए कहा। पंडित जी ने मना किया, परंतु जब उन लोगों ने खर्च देने का स्वीकार किया कि वो अपना सारा खर्चा, मतलब पंडित जी का सारा खर्चा वो लोग उठाएंगे, तो पंडित जी इनकार नहीं कर पाए। तो बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी तो ये लोग खा पीकर आराम से स्टेशन पर जाकर बैठ गए। जिस समय गाड़ी आई, चारों ओर भगदड़ मच गई थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो हजारों यात्री जा रहे थे। उस उतावली में मुंशी जी जो है वो पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे। वे एक डिब्बे में बैठे। जगह की बड़ी कमी थी और डब्बा लोगों से खचाखच भरा था। ठाकुर साहब ने डांटकर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा तो वह बोला, यह थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। अब जिस ट्रेन में वो लोग बैठे थे, जिस रेलगाड़ी में वो लोग बैठे थे, वो बहुत ज्यादा खचाखच भरी हुई थी, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें भीड़ थी, बैठने की इतनी जगह नहीं मिल रही थी। तो ठाकुर साहब ने एक आदमी को डांटते हुए कहा कि यहाँ से हटो। तो जो वो मुसाफिर है वो क्या कहता है कि ये थाना नहीं है, आप जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। फिर ठाकुर कहते हैं, तुम कौन हो जी? फिर मुसाफिर कहते हैं, हम वही हैं जिन पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था और जिससे आप 25 रुपए लेकर चले थे। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे दरोगा साहब, आप नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? यह थाना थोड़े ही है, आपके राज में फर्क पड़ जाएगा। तो क्या होता है, अब जो मुसाफिर है बोलते हैं कि हम वही हैं जिन पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था और जिससे आपने 25 रुपए लेकर भाग गए थे। इतने में दूसरा जो लेटा हुआ यात्री होता है वो ठहाका मार के हंसता है, जोर से हंसता है और कहता है कि अरे दरोगा साहब, आप नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? अब ये थाना तो है नहीं और आपके राज में जो फर्क पड़ जाएगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी, ठाकुर साहब ने कहा। तो ठाकुर साहब कहते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तो कभी तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी है। फिर दूसरा मुसाफिर कहता है, आपने मेरी सूरत भले ही ना देखी हो, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी गांव के मेले में आपने मुझे बिना बात डंडे लगाए थे। यह कहकर उसने और भी पांव फैला दिए। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डिब्बे में बैठाया। इधर दोनों ने उनका सामान उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से कहने दौड़े थे कि इंजन ने सीटी दी, क्या करते जाकर गाड़ी में बैठ गए। अब क्या होता है कि दूसरा जो मुसाफिर होता है वो कहता है कि आप मेरी सूरत नहीं जानते, लेकिन आपका डंडा अच्छे से जानता है। आपने मुझे एक बार मेले में ऐसे ही बेवजह बहुत ज्यादा मारा था। अब जो पंडित जी थे वो चुपचाप खड़े हुए थे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं मारपीट यहाँ पर शुरू ना हो जाए। अब अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डिब्बे में बैठाया और इधर दोनों ने क्या किया, उनका सामान उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको धक्का दिया और ठाकुर साहब जो है बेचारे प्लेटफॉर्म में जाकर गिर गए।
अब वो गार्ड से कहने के लिए जा ही रहे थे कि तभी क्या होता है, इंजन की सीटी बज जाती है, तो उन्हें हार कर वापस से ट्रेन में चढ़ना ही पड़ता है। उधर मुंशी बैजनाथ के पास पैर फैलाने तक की जगह ना थी। उनकी तबीयत खराब हो गई, एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ पड़ने लगी। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह सहन किया, आगे चलकर मजबूर हो गए और आखिरकार एक स्टेशन पर उतर पड़े और प्लेटफॉर्म पर ही लेट गए। पत्नी भी घबराई, बच्चों को लेकर उतर पड़ी, सामान उतारा, परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। गाड़ी चल दी। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वे भी उतर पड़े। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो हुक्म दिया कि रोगी को अभी बाहर ले जाओ। मजबूर होकर सब लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। उनकी पत्नी रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा पास ही एक छोटा सा अस्पताल है। उन लोगों की जान में जान आई। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्लौर के रहने वाले हैं। ढाढ़स बंधा। दरोगा जी मुंशी जी को लेकर अस्पताल दौड़े। अब दूसरी तरफ जो मुंशी जी होते हैं, वो जो दूसरे डब्बे में बैठे होते हैं, वो उनके पास तो पैर फैलाने तक की भी जगह नहीं होती है, तो उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। फिर उन्हें बहुत ज्यादा उल्टी होती है, पेट में मरोड़े होने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है। तो लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह खुद को संभाल लिया था, लेकिन आगे चलकर मजबूर हो गए थे और आखिरकार एक स्टेशन पर उतर गए थे और फिर जाके प्लेटफॉर्म पर ही लेट गए थे। तो उनकी पत्नी भी वो देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी, तो उन्होंने जल्दी जल्दी क्या किया, सारा सामान स्टेशन पे उतार दिया। लेकिन वो एक जल्दी जल्दी में एक ट्रंक को उतारना भूल गई थी। फिर जब दरोगा ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वो भी क्या हो गया, वो भी ट्रेन से उतर गए। फिर स्टेशन मास्टर ने जब ये हाल देखा तो उन्होंने हुक्म दिया कि रोगी को अभी यहाँ से बाहर ले जाओ। फिर मजबूर होकर मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा के रख दिया गया। फिर उनकी पत्नी बहुत ज्यादा रोने लगी। फिर डॉक्टर हकीम को ढूंढा जाने लगा। फिर पता चला कि पास ही में एक छोटा सा अस्पताल है। फिर लोगों की जान में जान आई। फिर किसी से यह मालूम हुआ कि जो डॉक्टर साहब है उस अस्पताल के, वो बिल्लौर के ही रहने वाले हैं। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल। उन्हें देखकर बैजनाथ धीरे से बोले, अरे ये तो बिल्लौर के ही हैं, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हो? तो डॉक्टर का नाम क्या था? चोखेलाल। तो उन्हें देखकर जो बैजनाथ है वो कहते हैं कि अरे ये तो बिल्लौर से है, भला सा नाम है। और फिर वो उनसे पूछते हैं, क्या आप मुझे जानते हो? चोखेलाल जी, हाँ खूब पहचानता हूँ। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ तो आप अपना हक वसूल कर लेते हैं, ना दूं तो शाम तक खड़ा रहना पड़े। अब मेरी फीस के 10 रुपए निकालिए और दवा लेकर चलते बनिए। तो चोखेलाल क्या कहता है कि हाँ, मैं तो आपको बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ तो आप हक वसूलने के लिए वहां पर खड़े रहते हैं और मेरे से अपना हक वसूल लेते हैं और ना दूं तो शाम तक खड़ा रहने के लिए कहते हैं। अब मेरी फीस दीजिए और यहाँ से दवा लेकर चली जाइए। फिर दरोगा जी कहते हैं, 10 रुपए? चोखेलाल जी, हाँ, और यहाँ ठहरना चाहे तो 10 रुपए रोज। दरोगा जी ने बैजनाथ की से रुपए मांगे। तब उन्हें बक्से की याद आई। वह तो गाड़ी में ही छूट गया। छाती पीट ली। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपए निकालकर चोखेलाल को दिए। उन्होंने दवा दी। दिन भर में कुछ फायदा ना हुआ। रात को दशा संभली। दिन फिर दवा के लिए मुंशी आइन का एक गहना बाजार में बेचा गया। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी। तब रात को गाड़ी में बैठे। अब जब वो डॉक्टर जो है वो पैसे मांगता है, तब याद आता है कि जो बक्सा है जिसमें पैसे रखे हैं वो तो ट्रेन में ही छूट गया है। फिर वो लोग छाती पीटने लगते हैं और दरोगा जी के पास अधिक रुपए नहीं होते हैं। किसी तरह 10 रुपए निकाल कर वो चोखेलाल को दे देते हैं। फिर वो दवा लेते हैं और दिन भर में कुछ भी फायदा नहीं होता है, तो रात को उनकी दशा संभल जाती है। फिर दूसरे दिन फिर वो दवा के लिए मुंशी आइन के जो गहने होते हैं उसे बाजार में बेच देते हैं। फिर शाम तक मुंशी जी की हालत थोड़ी सुधर जाती है। फिर वो लोग गाड़ी में वापस बैठ जाते हैं। अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह ना मिली। तब एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए गए। इतने में बूंदें गिरने लगी, बिजली चमकने लगी। सब परेशान थे कि कहाँ जाए। अचानक एक आदमी नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी ने पास जाकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी? उसने पंडित जी को ध्यान से देखा, झुककर पैर छूते हुए बोला, गुरुजी, आपने पहचाना नहीं,
मैं कृपाशंकर आपका पुराना शिष्य। तो वो लोग अयोध्या पहुंच जाते हैं, लेकिन अयोध्या पहुंचकर उन्हें कहीं भी ठहरने की जगह नहीं मिल रही होती है। तब एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाकर इतने में बूंदे गिरने लगती हैं, फिर बिजली चमकने लगती है। सब परेशान हो जाते हैं। फिर अचानक एक आदमी नदी की तरफ से लालटेन लेकर उनकी तरफ आ रहा होता है। फिर पंडित जी के पास जाकर पूछता है क्यों। फिर पंडित जी उस आदमी के पास जाके पूछते हैं कि क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं यात्रियों के ठहरने की जगह नहीं है। तो वो जो आदमी है वो पंडित जी को ध्यान से देखता है और कहता है, उनके पैर छूकर कहता है, गुरुजी आपने पहचाना नहीं, मैं कृपाशंकर आपका पुराना शिष्य। पंडित जी की स्मृति जागी। बोले, ओहो, तुम कृपाशंकर हो। तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होगे। कृपाशंकर जी, जी हाँ, नवा नवा साल था। मैंने वहां से आकर इंटर पास किया, अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से हैं। सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। ठहरने की जगह की चिंता ना कीजिए, घर चलिए। पंडित जी नहीं, मेरे साथ दरोगा जी और सियाहिंदवी साहब और उनके बाल बच्चे भी हैं। तो वो जो व्यक्ति होता है वो क्या कहता है, जो पंडित जी हैं उस व्यक्ति को देख के पहचान जाते हैं और कहते हैं, अरे हाँ, तुम तो कृपाशंकर हो, बचपन में तो तुम बहुत दुबले पतले थे। तो फिर वो बताता है कि हाँ, मैंने यहाँ के इंटर्न पास किया और मेरी अब सरकारी नौकरी है। आप ठीक तो हैं, आप मेरे साथ चलिए। तो जो गुरुजी हैं वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मेरे साथ और भी लोग हैं। फिर कृपाशंकर गुरुजी, सबको साथ ले चलिए, मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है, आराम से 2-4 दिन ठहरिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का कोई अवसर मिला। तो कृपाशंकर क्या कहता है गुरुजी से कि आप सबको साथ लेकर चलिए, मेरा बड़ा सा मकान है वो बिल्कुल खाली है और 2-4 दिन आराम से वहां पर ठहरिए और मेरा ये सौभाग्य होगा कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने झटपट चारपाइयां बिछा दी। घर में पूरियां पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर लिया और सब लोग तो खा पी कर सोए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। कृपाशंकर क्या करता है, बहुत सारे कुलियों को बुलाता है और फिर अपने मकान में सबको ले जाता है। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा, उन्हें आज इस पद की महानता याद हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या रहे, किसी बात का कष्ट ना हुआ। कृपाशंकर ने स्वयं उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन कराए। चौथे दिन चलने लगे तो वह स्टेशन तक पहुंचाने आया। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और कहा, इस सेवक को याद करते रहिएगा। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। तो अंत में हम क्या देखते हैं कि जो पंडित जी है वो समझ जाते हैं कि वो अगर इस नौकरी में है, अगर वो किसी को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो ये इससे बड़ी नौकरी कहीं भी नहीं हो सकती। शिक्षक का गौरव क्या होता है वो समझ गए थे कि जिसको उन्होंने पढ़ाया था, जिस छात्र को उन्होंने पढ़ाया था, आज वही छात्र उनकी मदद कर रहा है। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।